सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है वित्त कार्य के क्षेत्र एवं उद्देश्य। वित्त कार्य का क्षेत्र, स्कोप ऑफ फाइनेंस फंक्शन। जैसा कि सबको विदित है, वित्त कार्य का दायरा बहुत व्यापक है, क्योंकि फाइनेंस अपने आप में बहुत सारे एक्टिविटी को इंक्लूड करके चलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वित्त कार्य का दायरा बहुत ज़्यादा व्यापक होता है। फिर अपन देखते हैं कि अकाउंटिंग है वो नियमित कार्य के प्रकार से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग वर्क डेली रूटीन का जो वर्क होता है उससे रिलेटेड होता है, जबकि फाइनेंस फंक्शन है वह वित्तीय योजना, नीति निर्माण और नियंत्रण से संबंधित है। इस प्रकार वित्तीय कार्य लेखांकन कार्य की तुलना में अधिक व्यापक एवं विस्तृत है। वित्त कार्य का महत्व एक व्यवसाय फर्म की प्रकृति और आकार पर निर्भर करता है। तो यह एक साधारण सी और सर्वमान्य बात है कि जो वित्त की भूमिका एक वृहद उद्योग में होती है और एक छोटे उद्योग में होती है या छोटी फर्म के लिए होती है, तो चूँकि दोनों का आकार बहुत अलग अलग होता है और दोनों की जो जोखिम या अन्य एंगल से कहे तो वो नेचर अलग अलग होता है, इसलिए वित्त कार्य का दायरा कितना होगा, कैसा होगा, यह काफ़ी हद तक फर्म की प्रकृति और उसके साइज पर डिपेंड करता है। अब अपन ये देखते हैं कि फाइनेंस के जो ऑपरेटिंग वर्क है उसमें क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहले आता है वित्तीय योजना, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो सबसे पहला काम जो वित्तीय प्रबंधक का है वह है फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि वित्तीय योजना। वित्तीय योजना बनाते समय वित्तीय प्रबंधकों को अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों समयावधि को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए वित्तीय योजना बनाते समय हमें वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वित्त का अनुमान लगाते समय या कोषों का अनुमान करते समय, यानी कि एस्टिमेशन ऑफ फंड, कोषों का अनुमान लगाते समय हम वित्तीय संपत्तियों के साथ साथ वर्किंग कैपिटल को भी माइंड में रखते हैं और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अनुसार फंड का एस्टिमेट लगाते हैं। फंड का एस्टिमेट करते समय हमें जो फाइनेंशियल प्रिंसिपल है, जो वित्तीय सिद्धांत है, उनका भी पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संस्था में एक अच्छी वित्तीय प्लानिंग वही होती है जिसमें कोष पर्याप्त मात्रा में हो। यहाँ पर जो पर्याप्त वर्ड है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुकूलतम वित्त का मतलब ये है या पर्याप्त वित्त का मतलब ये है कि संस्था में न तो आवश्यकता से कम पूंजी हो और नहीं आवश्यकता से अधिक, क्योंकि यदि आवश्यकता से कम होगी तो हम अपने दैनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पाएंगे, और यदि आवश्यकता से अधिक वित्त पड़ी हुई है तो उसका कोई यूज नहीं होगा और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर उसका असर पड़ेगा। तो वित्तीय प्रबंधक का सबसे पहला जो वर्क होता है वह है वित्तीय योजना। फिर होता है पूंजी संरचना का निर्णय करना। तो एक बार जब हम अपने कोषों की मात्रा, यानी कि अपने फंड की अमाउंट तय कर लेते हैं कि हमें इतना फंड चाहिए, फिर हमारे सामने ये प्रश्न होता है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा। मतलब हमारे जो फंड राइजिंग करने हैं उसमें अलग अलग सिक्योरिटी कौन कौन सी होगी और उनका प्रोपोर्शन क्या होगा। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में हम कोष एकत्रित करने के लिए प्रतिभूतियों के प्रकार और उनके अनुपात का निर्धारण करते हैं। क्योंकि कोष की मात्रा तय होने के बाद हम प्रतिभूतियों का निर्धारण करते हैं, तो इसमें हम सामान्यतः ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हमें दीर्घकाल के लिए स्थायी संपत्तियां चाहिए तो हम उसकी व्यवस्था ऋण से कर सकते हैं, या फिर कभी कभार हमें लंबे समय के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता है जहां पर लाभ की दर न्यूनतम रह सकती है, तब हम ऋण की बजाय पूंजी को प्राथमिकता दे सकते हैं ताकि हमारे ऊपर ब्याज का दबाव न पड़े। इसी प्रकार हम स्थायी संपत्तियों के लिए सामान्यतः दीर्घकालीन
ऋण और पूंजी की व्यवस्था करते हैं, जबकि वर्किंग कैपिटल जो कि अल्पकाल से संबंधित होती है, उसके लिए हम बैंक ऋण या उनका सहारा भी ले सकते हैं। पूंजी संरचना का निर्णय करने के बाद में हमारे समक्ष अगला कार्य होता है वित्त के स्रोतों का चयन, यानी कि सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्योंकि एक बार पूंजी संरचना तय हो जाती है, उसके बाद कोष को राइजिंग करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे सोर्स है। अब उन सोर्स में से हम कौन से सोर्स का यूज करते हैं, यह काफ़ी हद तक हमारे फर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पर्पज किस तरह से है। वैसे यदि सोर्स की बात की जाए तो हमारे सामने कैपिटल, डिबेंचर, बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कॉमर्शियल बैंक वगैरह है, जिनसे अपन अपने कोषों की व्यवस्था कर सकते हैं। तो कोषों के व्यवस्था करने के लिए जो वित्त के सोर्स का जब सिलेक्शन करने की आती है बारी, तब सामान्यतः हम ऐसा मानते हैं कि यदि हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की आवश्यकता है तो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक वगैरह से ऋण ले सकते हैं। लेकिन यदि हमें दीर्घकाल की व्यवस्था करनी है तो हम सामान्यतः उन स्रोतों या सोर्स को प्रेफरेंस देंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट रहते हैं, जिसमें कैपिटल और डिबेंचर प्रमुख है। फिर अगला कार्य होता है निवेश के तरीके का चयन, मतलब आप इन्वेस्टमेंट का पैटर्न क्या रहेगा। तो यहाँ पर ये निर्णय लिया जाता है कि एक फर्म को कौन कौन सी संपत्तियाँ खरीदनी है। यदि हमें फिक्स असेट खरीदनी है तो उसके लिए फाइनेंस भी हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही करना है, और फिर यदि वर्किंग कैपिटल के लिए व्यवस्था करनी है तो वो शॉर्ट टर्म से करना है। तो सामान्यतः कोई भी फर्म सबसे पहले अपने फिक्स असेट में इन्वेस्ट करती है, फिर वर्किंग कैपिटल के लिए एक प्रोपोर्शनली ऑप्टिमम लेवल रखती है, ताकि उसको अपने बिजनेस को ऑपरेटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं रहे। जब उसको लॉन्ग टर्म या फिक्स असेट के लिए इन्वेस्ट करना होता है तो उसके विश्लेषण की बहुत सारी टेक्निक हमारे पास में है, जिसमें कैपिटल बजटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। और यदि हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल एनालिसिस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट टूल्स के रूप में काम आता है। अब अपन ये देखते हैं कि ये जो वित्त कार्य के अभी अपन देखे हैं, इनके ऑब्जेक्ट क्या है। इट मीन्स हम इन कार्य को क्यों करते हैं, या फिर हम वित्तीय कार्य को क्यों संपादित करते हैं, उसके पीछे मोटो क्या है। तो वित्तीय कार्य करने के जो हमारे पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है वित्तीय आवश्यकता का आकलन करना, यानी कि हम हमारी जो फाइनेंशियल नीड है उसका एस्टिमेशन करते हैं। एक अच्छी फर्म वही है जिसके पास पर्याप्त पूंजी होती है, क्योंकि हम पहले ही पढ़कर आ चुके हैं कि फाइनेंस किसी भी बिजनेस के लिए एज ए ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है। इसलिए यह फर्म में न तो आवश्यकता से कम होना चाहिए और न आवश्यकता से अधिक। इसलिए एक अच्छी वित्तीय योजना बनाकर पर्याप्त पूंजी व्यवस्था का आकलन करना चाहिए। दूसरा है धन का उचित उपयोग। चूँकि जब बड़ी बड़ी फर्म होती है जिसमें शेयर के माध्यम से जब पैसा लगता है तो बहुत सारे शेयर होल्डर आपसे उम्मीद लगा कर बैठते हैं कि आप उनको अच्छा रिटर्न देंगे। इसलिए यह एक हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है कि हम उनके फंड का सही यूटिलाइज करें, और उसके लिए आवश्यक है कि उनके उस वेल्थ का यूज फर्म में प्रॉपर वे में सही तरीके से यूज करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के माध्यम से अपने खर्चे करें, ताकि हमें ये पता लग सके कि हम जो व्यय या इनकम कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी के दायरे में है अथवा नहीं। फिर आता है लाभदायकता को बढ़ाना। क्योंकि लाभ प्रत्येक व्यवसाय का जीवन तत्व होता है। प्रत्येक व्यवसाय की जब स्थापना की जाती है तो उसका मूल उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। इसलिए वित्तीय कार्य का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है लाभों को बढ़ाना, ताकि हम अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दे सकें। और अंत में आता है फर्म का अधिकतम मूल्य। क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में लाभ अधिकतमीकरण के स्थान पर हम संपदा यानी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं, जो कि शेयर होल्डर के उनकी जो शेयर की वैल्यू है उसको एक तरह से अपन एस्टिमेट करते हैं। तो आज के ज़माने में
क्योंकि जितनी आपकी शेयर की वैल्यू ज़्यादा होगी, आपकी नेट वर्थ ज़्यादा होगी, उतना ही आपको आपकी कंपनी की गुडविल अधिक होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंपनी का उद्देश्य अधिकतम संपत्ति करना भी होता है और उसकी पूर्ति हेतु आवश्यक है कि हम अच्छी वित्तीय योजना बनाएं ताकि हमारी संपत्ति का मूल्य भी अधिकतम हो सके। थैंक यू।